नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। तो जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में एक साथ सारी पढ़ाई हो जाती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो तैयारी करते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। वो पहले पन्ने से और आखिरी पन्ने तक पढ़ते रहते हैं, ना रिवीजन करते हैं ना कुछ, उसके बाद उसको रख देते हैं। फिर साल 6 महीने बाद नंबर आता है तो जो पढ़े रहते हैं भूल जाते हैं। ठीक है। और एग्जाम के टाइम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा के चले जाते हैं। जब कुछ याद नहीं रहता है तो प्रैक्टिस सेट लगाने का भी उतना खास मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ कराई जाती हैं, थ्योरीज पढ़ाई जाती है, एमसीक्यूज और वन लाइनर सब कराया जाता है ताकि हम लोगों को कम से कम समय लगे और चीज़ें अधिक से अधिक याद हों और एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए आसान हो। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 124(2) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 124(4) के तहत पदमुक्ति, अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 130 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त कहीं और होना, अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में अपील, अनुच्छेद 133 के तहत दंडिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 134 के तहत उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपील करने में, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत लेना, अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शी क्षेत्राधिकार। ये सब चीजें हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला सेशंस नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा, आपको भी इसी तरीके से सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 139 के तहत संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की रिटी शक्तियों में वृद्धि करना। मतलब सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। हम लोग देखें, जब हम लोग जो है अनुच्छेद 32 पढ़ रहे थे, 5 प्रकार की रिटें अगर नहीं देखेंगे तो जाके जरूर देखिएगा। तो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, निषेध और अधिकार परीक्षा था। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती है। तो संसद के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन 5 प्रकार की रिटों को जारी करने की शक्ति दी गई है और इन शक्तियों में वो वृद्धि भी कर सकती है। ये अनुच्छेद 139 में कहा गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुच्छेद 139A। 139A में मामलों का स्थानांतरण है, मतलब मामलों का ट्रांसफर है। मतलब किसी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में यदि कोई मामला है उसको ट्रांसफर करने की शक्ति किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। ये ध्यान रखना है, ठीक। मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो केस होते हैं, केसों का स्थानांतरण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कर सकता है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय कोई मामले को अपने पास भी मंगा सकता है, कोई मामले को स्वयं अपने पास भी मंगा सकता है। पहला क्या है? पहला केस क्या है कि उच्च न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, तो अगर ये देखता है कि इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है या उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, या कोई ऐसा मामला है जो उस उच्च न्यायालय में देखा जाना चाहिए दूसरे उच्च न्यायालय में, तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी केस का, किसी मामले का स्थानांतरण करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। दूसरा, कोई मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है उसको अपने पास मंगा सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है, और सुनवाई करने के बाद निर्देश देगा किसको? जहां से मंगाएगा उच्च न्यायालय से, और निर्देश उच्च न्यायालय को देगा और उच्च न्यायालय उसी निर्देश के अनुरूप सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। दोस्तों ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब उच्च न्यायालय में मामलों का स्थानांतरण, मामलों का अंतरण, मामलों का ट्रांसफर, ये कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, या उच्च न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम लोग ये देखते हैं अंतरण। अंतरण के लिए प्रयास कौन करता है? मतलब याचिका कौन दायर करता है अंतरण के लिए, है कि नहीं? मतलब किसके मन में विचार आता है कि अंतरण किया जाए? कौन याचिका दायर कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय से कि इस मामले का अंतरण किया जाए, इस मामले को इसमें ट्रांसफर किया जाए? तो या तो सर्वोच्च न्यायालय की खुद की प्रेरणा हो तो सर्वोच्च न्यायालय अपने मन से कर सकता है। दूसरा, कोई पक्षकार आवेदन कर सकता है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे, जो पक्षकार होता है किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर की अपील कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय विशेष इजाजत देती है ना, तो अपने मन से किसी
को जो है ट्रांसफर कर सकती है किसी दूसरे उच्च न्यायालय को, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरा, इसमें महान्यायवादी के आवेदन पर, जो महान्यायवादी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, अगर वो आवेदन करता है, वो याचिका दायर करता है तो की जा सकती है। मतलब 3 प्रकार की चीजें इसमें याद रखनी। अंतरण के लिए याचिका कौन दायर करता है? या तो न्यायालय स्वयं की प्रेरणा से, या तो जो पक्षकार होता है वो, या तो महान्यायवादी होता है। तो ये 3 चीजें हमको ध्यान रखनी है मामलों के स्थानांतरण में, ठीक है। तो अनुच्छेद 139A में हमको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे हम लोग न्यायालय की अवमानना देखते हैं या अभिलेख न्यायालय देखते हैं, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय और अनुच्छेद 141 मतलब अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 141 थोड़ा सा मिलता जुलता कह सकते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, और सभी न्यायालय उसको क्या करते हैं, उसको भविष्य के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कोई विधि होती है वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कहा गया, पूर्व निर्णय का सिद्धांत, पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता मिली है। मतलब पहले के निर्णय का सिद्धांत है कुछ, तो पहले के निर्णय का कौन सा सिद्धांत है, ये कह रहा है कि पहले दिए गए निर्णय बाध्यकारी होंगे। कहने का मतलब ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर पहले कोई निर्णय दिया है तो वो निर्णय, वो नियम जो निर्णय दिया है, उस निर्णय से संबंधित जो नियम फॉलो किया है सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या करी है, उस व्याख्या को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। लेकिन वो व्याख्या स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पर भविष्य के लिए लागू नहीं होगी। मतलब पूर्व निर्णय का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है, इसीलिए न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णय को भविष्य में अनेक परिस्थितियों के अनुसार उसको बदल सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग कह रहे थे निर्णयों का पुनर्विलोकन कह रहे थे, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी। मतलब इसमें 2 चीजें रिलेट कर रही हैं, एक तो अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय और निर्णयों का पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो पूर्व निर्णय का सिद्धांत इसमें स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होगा, लेकिन पूर्व निर्णय का सिद्धांत अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो वो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है, ठीक। अब आ जाता है अनुच्छेद 142। 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय सुनाया जाना, डिक्री या आदेश कोई दिया जाना, उसमें क्या आ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार आ जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय, कोई डिक्री, कोई आदेश आदि को सुनाया जाना या आदि का प्रवर्तन किसमें आ जाता है, अनुच्छेद 142 में आ जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई आदेश, डिक्री पारित कर सकता है। मतलब न्याय करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय दे सकता है या कोई भी आदेश जारी कर सकता है जहां न्यायालय को लगता हो कि यहां पर पूर्ण न्याय की आवश्यकता है, ठीक है। यहां पर कुछ लैक हो रहा है, यहां पर कुछ कमी हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर जो है नया आदेश जारी कर सकता है। हम लोग पर्यावरण के संदर्भ में भी देखते होंगे, न्यायालय पूर्ण न्याय के उद्देश्य से जारी करता है। हम लोग धारा 124A देखते होंगे जो राजद्रोह का मुकदमा होता है, इसके संबंध में भी न्यायालय ने पूर्ण न्याय के उद्देश्य से कुछ बातें कही है। तो ये सारी चीजें आ जाती है जहां पर न्यायालय को लगता है यहां पर कुछ कमी हो रही है, वहां पर न्याय की कमी हो रही है, वहां पर न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय कुछ आदेश जारी करता है, कुछ डिक्री जारी करता है, कुछ निर्णय देता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी। मतलब इसमें एक शब्द ध्यान देना है, पूर्ण न्याय के उद्देश्य से, ठीक, ध्यान देना। अब इसे संसद कानून के द्वारा लागू करेगी। मतलब अब पूर्ण न्याय के उद्देश्य से न्यायालय ने कोई निर्णय सुना दिया, उस निर्णय को कैसे लागू किया जाएगा, उस निर्णय को संसद कानून के माध्यम से लागू कराएगी, ठीक। ये हो गया। दूसरा, संसद के अभाव में, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं ना संसद का सत्र नहीं चलता तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो इसमें भी ये संसद के अभाव में, मतलब अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय करेंगे, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखना, लेकिन भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। यहीं पर न्यायालय की स्वतंत्रता आ जाती है कि न्यायालय संसद के द्वारा बनाई गई विधियों से बाध्य नहीं होगा। मतलब संसद अगर कोई विधि बनाती है तो न्यायालय जो है उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकता है, ठीक है। ये चीजें यहां से भी हमको दिखाई देती हैं। अब यहां से एक चीज और देखनी है, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, बुला सकता है, सम्मन का मतलब बुलाना होता है, या दस्तावेज प्रकट करने के लिए कह सकता है, ठीक है, या अवमानना के लिए जांच करना और दंड देने की भी शक्तियां होती हैं। और अवमानना के लिए अनुच्छेद
129 के तहत हम लोग देखे हैं, अभिलेख न्यायालय और अवमानना के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और किंतु संसद इसके लिए विधि बनाएगी, और इन सब चीजों के लिए विधि कौन बनाती है? संसद विधि बनाती है। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना है, क्योंकि देखिए सब चीजें अभी जो हम लोग पढ़े हैं, सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं, है कि नहीं? ये अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 137 से रिलेट हो रहा था, ये अनुच्छेद 124 मतलब धारा 124A से रिलेट हो रही थी। ठीक है, तो जब इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो चीजें ऐसे ही तो लिंकिंग होती है, ऐसे ही एक सब्जेक्ट का दूसरे चीजों से लिंक होता है, ऐसे ही एक सब्जेक्ट के ही दूसरे मतलब एक ही सब्जेक्ट में कई टॉपिक से लिंक होता है, ऐसे ही एक टॉपिक के कई बातों से लिंक होता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से लिंक करना हम सीखते हैं तो एक ही चीज एक ही बार में पढ़ते समय हम लोग कई बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो इसमें ये हो गया। अब हम लोग आज का पढ़ते हैं अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अनुच्छेद 145 में सर्वोच्च न्यायालय को नियम आदि बनाने की शक्ति है। अब सर्वोच्च न्यायालय नियम किसके लिए बनाएगा? तो नियम सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यालय से संबंधित बनाएगा। ठीक है, मतलब संवैधानिक मामलों में या परामर्शी मामलों में जो बेंच होती है, बेंच न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की होती है। ठीक है, बेंच न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की होती है? 5 न्यायाधीशों की होती है। हम लोग देखते होंगे ना कि ये जो बेंच होती है 5, 7, 9 या ऐसे 11, 13 इस प्रकार की बेंच का गठन किया जाता है, और संविधान पीठ का गठन किया जाता है, मतलब इसी को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। न्यायाधीशों की जो बेंच होती है उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। हम लोग देखते होंगे अभी तक जो सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी वो केशवानंद भारती वाले में बैठी थी, 13 न्यायाधीश। उसके पहले गोलकनाथ, गा से गोलकनाथ और गा से 11, गा से गोलकनाथ और गा से 11 हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, तो गोलकनाथ में 11, उसके बाद जो है 13 केशवानंद भारती में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने बैठ करके फैसला सुनाया था। और इसी संदर्भ में न्यायालय ने एक नियम भी बनाया है कि न्यूनतम जो बेंच होगी वो बेंच न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, और इन चीजों को आप लोगों को रिवाइज करना है, और अच्छे से रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है, और कुछ नई चीज मिले तो उसको नोट में अपने नोटबुक में अपने नोट करना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।